भी करना होगा। ठीक है बेटा, पहले नूर कंफर्म कर दीजिए कि आपको जो जी अच्छा भाई चले। अब देखें भाई, यहां पर आपके सामने इंटीग्रेशन की कुछ इन्होंने दोबारा से एक्सप्लेन किया है। इंटीग्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड एरियाज, वॉल्यूम्स, सेंट्रल पॉइंट्स, वही वाली बात आ गई, many useful things, area underneath the graph of a function and the x-axis. The first rule to know is that integrals and derivatives are opposites. ये बात अभी हम पर पढ़कर आ रहे हैं। Here are the most useful rules. अब देखिए भाई, कांस्टेंट नंबर का रूल, क्या बात होती है कांस्टेंट नंबर के रूल के हवाले से, कैसे हम इसको कांस्टेंट नंबर का रूल कहते हैं, क्यों कहते हैं, अब जरा देखो। कांस्टेंट नंबर का रूल इसलिए कहा जाता है कि तुम अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हो, लेट्स सपोज यहां 2 है, अब डेरिवेटिव निकला भाई, ये डेरिवेटिव कैसे निकला होगा, 2x का जब तुमने डेरिवेटिव लिया होगा तो वो किसके बराबर आया, 2 के, ऐसा ही है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यकीनन बेटा इसमें फंक्शन का वेरिएबल x तो मौजूद नहीं है, लेकिन है मौजूद, x की पावर 0 मौजूद है, जिसको हम 1 लिखते हैं। समझ में आई बात, x की पावर 0 मौजूद है जिसको हम 1 लिखते हैं। तो हम x की पावर 0 लिखते तो नहीं है, लेकिन जब इसको रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे तो बेटा 2x में 1 ऐड होगा, और यही काम में आप नीचे भी यही करेंगे, 0 + 1 और +c। तो जब 0 + 1 करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x, नीचे 0 + 1 में नीचे 1 नहीं आता, और +c। ये इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया। समझ में आई बात आपको कि यार आपने क्या किया, आपने एक कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कैसे किया, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कैसे किया, आपने कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऐसे किया कि जब हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव करते हैं तो वहां वेरिएबल नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन वो हाइड होता है, वेरिएबल होता है, और वेरिएबल की पावर क्या होती है, x की पावर 0, जिस जगह पर हम 1 लगाते हैं। तो x की पावर 0 होगी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो बेटा हम इस प्रोसेस को कैसे समझते हैं कि 0 + 1, तो ये क्या बनाएगा, 1, तो ये बन जाएगा 2x + c। ये हो गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव। मतलब तुम्हारे पास अब कोई भी कांस्टेंट आ जाए, लेट्स सपोज आ जाए इंटीग्रेट 3dx, तो तुम क्या बताओगे, 3x, तुम क्या बताओगे, 3x। इसी तरह इंटीग्रेट 4dx, तुम डायरेक्टली क्या बताओगे, 4x। डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, 4x। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव तुम बताओगे तो डायरेक्टली उसका क्या बता दोगे, उसके साथ x लगा दोगे, x + c। ठीक है, अच्छा तो मैंने क्या बात बोली भाई, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर हम 2x का डेरिवेटिव करते थे तो बेटा 2 बाहर आ जाया करता था और dx से dx कैंसिल होता था, हमारा आंसर 2 आता था। जब हम इसी 2 को इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो कोई पावर है ही नहीं, तो पावर है वेरिएबल की पावर, हमारे पास फंक्शन का जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। तो हम फंक्शन में ये बात जानते हैं रिवर्स प्रोसेस के भाई, रिवर्स प्रोसेस ये वाली बात जानते हैं कि हम जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड करते हैं। और कांस्टेंट क्यों आता है, डेफिनेटली इसके फंक्शन में अभी मैंने बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर में कि भाई हमने इसके साथ देखा कि फंक्शन अगर 2x है तो 2x के साथ आगे कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर होगा बेटा, आगे कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर होगा, यानी 2x + c, 2x + 3 लिखा हो तो बेटा +3 का डेरिवेटिव 0 होता था। तो अगर यहां 0 मौजूद नहीं है तो इसका मतलब जब आप रिवर्स जाएंगे बेटा तो c कांस्टेंट उसकी रिप्लेस में लिखेंगे। ये ध्यान में रहे कि ये कांस्टेंट तमाम डेरिवेटिव्स के साथ आएगा। आप देखिए ये जितने भी डेरिवेटिव्स के रूल्स हैं सब में ये कांस्टेंट आएगा। ओके, नाउ वेरिएबल x, अब अगर x आए तो x की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे भाई, जरा देखिए, x स्क्वायर, ये x है, इंटीग्रेट x dx, तो बेटा क्या होगा, आप जब इसको रिवर्स लेकर जाएंगे तो 1 में 1 ऐड होगा, क्या बन जाएगा, 2,
यही काम नीचे भी होगा, 1 + 1 2 प्लस सी। सी क्यों आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है इसके साथ भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, हर फंक्शन के साथ कांस्टेंट होगा। ठीक है भाई, अब समझने वाली बात है, जब मैं इसको फंक्शन बना चुका हूं, इसको डेरिवेटिव करता अगर मैं, तो मेरे पास यही आंसर आना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है। कैसे? 2x, यानी 2 पहले आएगा, पावर में से एक माइनस होगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? x प्लस सी। x प्लस x बचेगा, c को तो हम लिखेंगे नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। तो यानी ये फंक्शन निकल कर आया, इंटीग्रेट से डायरेक्ट फंक्शन निकल कर आया, फंक्शन से डेरिवेटिव निकालेंगे तो इंटीग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म अभी हमने पढ़ी, स्क्वायर वाली टर्म जरा समझिएगा। स्क्वायर वाली टर्म क्या है? 2 में 1 प्लस करेंगे 3, और यही काम नीचे भी करेंगे, यानी x3/3 प्लस सी। ये कोई मुश्किल बात है? जल्दी से बता दीजिए, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सारी आसान बात है। रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, वहां माइनस करते थे, यहाँ प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्लस सिर्फ पावर में नहीं कर रहे, यहाँ डिनोमिनेटर में भी कर रहे हैं। बेटा ये dx इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये x को ये बता रहा है कि डेरिवेटिव हुआ हुआ है, जब भी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वही वाली बात, जब तक तुम्हें रेट, फ्लो ऑफ रेट ना पता हो, तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तुम वॉल्यूम फिल ही नहीं कर सकते, तुम वॉल्यूम मालूम नहीं कर सकते कि किस तरीके से इंक्रीज होगा वॉल्यूम। तो तुम्हें रेट, फ्लो ऑफ रेट चाहिए। समझ में आई उमर? अच्छा, अब देखो ये 1/x है, तो पहले बात करूंगा मैं ln x की। बताओ ln x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/x। तो अगर 1/x डेरिवेटिव हुआ है, तो जब इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बना देगा? ln x। यानी कि अगर तुम्हारे पास, समझना, x डिनोमिनेटर में आ जाए, x किस में आ जाए? डिनोमिनेटर में। लाइक ऊपर 1 है और नीचे x है, ऊपर कोई और फंक्शन नहीं है, सिर्फ 1 है, तो तुम जब इसको रिवर्स लेकर जाओगे, तुम डायरेक्टली क्या लगा दोगे? ln लेकर आओगे, ln इसको रिवर्स लेकर आ जाएगा, ln x, और कांस्टेंट तो तब भी आएगा, कांस्टेंट तो तब भी आएगा। तो ln x प्लस 3l, सपोज तुम इसको डेरिवेटिव करते थे, तो 1/x प्लस कांस्टेंट का 0 होता था, तो 1/x का उल्टा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ln x। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ ex क्या होता था? डेरिवेटिव ऑफ ex क्या होता था? ex होता था। ex का डेरिवेटिव ex होता था, आपको बताया था कि ex सेम रहता है, ex का डेरिवेटिव ex होता था। तो बेटा आपको ये बात बताई कि अगर ex का डेरिवेटिव ex है, तो बेटा आप इसको लिखेंगे ex का इंटीग्रेट भी ex होगा। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया है उमर ने। उसने लिखा है कि सर अगर 1/2x होता तो हम डेरिवेटिव इंटीग्रेट ln कैसे लगाते? मतलब कि 1/2x, बहुत सारे बच्चों के जहनों में ऐसे सवाल होंगे। तो बेटा हम क्या करते, हम इस 2 को 1/2 एज अ कोफिशिएंट बाहर निकाल देते, निकालते थे डेरिवेटिव में भी। और अब क्या करते, अब हम ये करते कि हम इसका इंटीग्रेट करते तो ये बन जाता ln x c, और साथ साथ ln x 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता? ln x/2 प्लस सी। तो अभी बड़े मजेदार रूल आएंगे, अभी ध्यान में रखिएगा, ये पहले बेसिक रूल्स आपने समझने हैं, ठीक है? तो अगर वाले सवाल बहुत सारे क्लियर होंगे, टेंशन ना लें, ठीक है बेटा? तो ex का डेरिवेटिव क्या बताया? ex होता है, तो ex का इंटीग्रेट भी क्या होगा? ex। अच्छा, अब ये वाला सवाल क्या है? ये जनरल एक्सपोनेंट वाला था रूल, 3 की पावर x। अब ये डेरिवेटिव के पेज पे जाके देखो, ax ln a, इसमें आप क्या करते थे कि जनरल एक्सपोनेंट में लिखते थे ax dx। तो ये रूल है, ये मैं सॉल्व करते हुए आपको ज्यादा क्लियर कर सकता हूं, तो उसमें आप डायरेक्ट समझिएगा। अच्छा, x ln x माइनस x प्लस सी। अब ये x ln x से अगर इंटीग्रेट में कभी ln x आ जाए, रिवर्स प्रोसेस क्या होता है इसका भी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, डायरेक्ट तुम लोग को दिखाऊंगा। जो पेज नंबर 200 पर फॉर्मूलाज लिखे हुए इंटीग्रेशन के बहुत सारे, वहां से तुम लोगों को इन 2 के फॉर्मूलाज दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले के रूल से होंगे, ठीक है? अच्छा, cos x का इंटीग्रेट, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता था भाई? साइन x का डेरिवेटिव होता था cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन x। लेकिन याद रखना ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा कि
साइन एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता था, तो साइन भी चेंज हो जाएगी, साइन भी रिवर्स हो जाएगी। तो यहां साइन एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। जबकि कॉस एक्स का माइनस होना चाहिए था, यहां प्लस है, और वहां साइन एक्स में कॉस एक्स माइनस है, तो ये रिवर्स हो गया। ये आपने याद रखना होगा, सेक स्क्वायर डी एक्स, सेक स्क्वायर डी एक्स यानी टेन एक्स का डेरिवेटिव होता था सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा टेन एक्स। ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स, ठीक है। बाकी सारे रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे, रिवर्स प्रोसेस हैं सारे रूल्स, ठीक है। इसी तरह अभी जो आप लोग के जहनों में सवाल आ रहे थे, सर किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट नंबर लिखा होता है, जैसे अभी ये 1/2 बाहर निकाल दिया था, वही वाली बात, अगर किसी भी फंक्शन के साथ बाहर कांस्टेंट लिखा होगा तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट के बाहर ले आएंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल साइन से बाहर ले आएंगे और हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरह पावर रूल आपने समझा, पावर में एक प्लस होगा, वही काम डिनोमिनेटर में होगा, +1 प्लस सी। और इसी तरह अगर कोई फंक्शन प्लस हो रहा है, या फंक्शन बड़ा भी तो आ सकता है ना सर, तो हम उसे इंटीग्रेट करते वक्त पहले सेपरेट करेंगे कि वो एफ पर अलग होगा, फिर वो जी पर अलग होगा, और फिर एफ का इंटीग्रेट अलग होगा, जी का इंटीग्रेट अलग होगा। अब सवाल आपसे बनता है कि एफ जी अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये समझो अलग अलग टर्म है, ऐड हो गए सम, ये समझो कंपोजिट फंक्शन कहते थे ना हम लोग, सम रूल, कंपोजिट फंक्शन का रूल है क्या, मतलब ये प्लस हो रहे हैं फंक्शन, तो यानी एफ का रूल अलग नहीं, हसन पूरा मुकम्मल होने दो, सही है। एफ का रूल अलग और जी का रूल अलग, एफ का इंटीग्रेट अलग करेंगे और जी का इंटीग्रेट, हाँ एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन दे, आपकी मुश्किल है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी। सर कांस्टेंट या डिटरमाइन नहीं करेंगे, वो भी फ्लो रेट शो कर रहा है जिसको आप, बेटा ये कांस्टेंट जो है इन सवालों में जहां पर आपके पास दो फंक्शन हो जाते हैं, इन जगहों पर कांस्टेंट आपका शो नहीं करते, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा ये जो एक्सरसाइज है ना आपके पास 6.7, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू करूंगा उस वक्त समझाऊंगा। ये वाली एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन रूल वाली है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जब ये एक्सरसाइज शुरू करूंगा, ये अक्सर सब्स्टिट्यूशन कहाँ यूज होता है, अक्सर सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल में यूज होता है, जहां पर ए बी की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो ये उस वक्त पढ़ाऊंगा, देखो जो मुश्किल बातें हैं वो आपने उसी वक्त पढ़नी है, ये बेसिक बातें हैं जो अभी आपने समझी है कि अगर फंक्शन प्लस हो रहा है तो सेपरेट कर देंगे, फंक्शन माइनस हो रहा है तो सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेट के साथ, और सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये आपके सामने इंटीग्रेशन का रूल आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से एल एन एक्स प्लस सी क्या होगा, एल एन एक्स प्लस सी किसका रूल हो गया, 1/x का अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से एक्स क्यूब का इंटीग्रेट क्या होगा, x4/4 प्लस सी। इसी तरीके से एक्स एन का बताया आपको 0.n+1 n+1। अच्छा लेकिन अगर 0.5 आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, अपॉन में आ जाए, इन शॉर्ट ये 1/2 लिखा होता, तो आप 1/2 +1 ऊपर कर रहे होते हो, 1/2 +1 यानी 0.5 + 1 1.5 होता है, और यहाँ भी 1.5 होता है। अच्छा बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला, ये मैं रूल्स अलग से समझा दूंगा कि भाई अगर 1/2 लिखा हो यहाँ पर, 1/2 + 1 पावर में भी एलसीएम लिया जाएगा, और 1/2 + 1 नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा, और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। बेटा दो सी कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस की वजह से बेटा आपके सी जो है ना वो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए सी लिखते नहीं है, सी अंडरस्टूड है कि वो फिर आपके पास मेंशन नहीं होगा उन वाले सवालों में, ठीक है। अच्छा वही वाली बात आ गई, 6 अगर आउटसाइड है, 6 अगर आउटसाइड लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे, 6 को आउटसाइड लिखेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे। आगे जा रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होगा, x3/3 + c, तो बेटा 3 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, तो ये इंटीग्रेट होने के बाद क्या बन गया, 2x3 + c। समझ में आ रही है बात। तो वही वाली बात है कि ये फंक्शन है, इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 2 6x, 6x²। नहीं बेटा ये कांस्टेंट कैसे पता चल सकता है, इंटीग्रेट में कभी कांस्टेंट नहीं पता चल सकता, फंक्शन अननोन है, जब फंक्शन पता होता है तब कांस्टेंट पता होता है, और डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट 0 होता है,
तो जीरो का इंटीग्रेट सिर्फ सी कर सकते हैं हम, लेकिन उस सी को निकाल नहीं सकते। सी को कब निकाला जाता है, वो 6.10 में समझाया जाता है। पहले सी निकालने का तरीका समझाया जाता है। हाँ, प्लस सी इसी तरह छोड़ देंगे बेटा, प्लस सी में कुछ नहीं करते। आगे जा रहे हैं भाई। अब देखो फंक्शन दो हो गए, कॉस एक्स अलग, एक्स अलग। अभी बताया था अगर कॉस एक्स और एक्स हो जाए तो आप इंटीग्रेट कॉस एक्स को अलग करेंगे और इंटीग्रेट को कॉस एक्स को अलग करेंगे। वही पढ़ाया था एफ और जी। हाँ, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, साइन एक्स। और एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। पावर में एक ऐड हुआ, वही काम नीचे हो गया। ये दो सम आ गए। इसी तरीके से यहां पर आओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को करने से पहले गौर से समझना, इसमें पहले इंटीग्रेट ई डब्ल्यू का, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अलग लगाओगे और 3 पे अलग लगाओगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अलग लगाओगे और 3 पे अलग लगाओगे। अब मेरा सवाल है, ये कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेट क्या होता है, कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेट, यानी यहाँ एक्स, यहाँ मतलब फंक्शन का वेरिएबल मौजूद नहीं है, मतलब जीरो पावर होगी, w की पावर जीरो, 0 + 1 क्या होगा, 1। तो देखो इन्होंने डायरेक्टली बताया -3w। ठीक है, x, देखो अभी मैंने सबसे पहला रूल पढ़ाया था कि भाई अगर इंटीग्रेशन में यहां पर 0 आ जाए, यहां आ जाए कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेट यानी 2 और dx, तो 2 और dx होगा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मुझे बताइए। मैं इसको जानता हूं कि यहां इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं जानता हूं वेरिएबल के फंक्शन की पावर क्या होगी, 0। तो वेरिएबल की फंक्शन की पावर क्या होगी, 0। 0 में 1 प्लस करते हैं तो फंक्शन क्या बनता है, x बन जाता है, x आ जाएगा यानी w आ जाएगा। समझ गए बात को, तो ये वही बन जाएगा 3w + c। और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो बड़े बड़े आ गए, यानी कि हमें सेपरेट करना होगा। 8z पर अलग, 4z³ पर अलग, 6z² पर अलग। 8 बाहर आया, z को इंटीग्रेट करेंगे, 4 बाहर आया, z³ को इंटीग्रेट करेंगे, 6 बाहर आया, z² को इंटीग्रेट करेंगे। जब z को इंटीग्रेट करेंगे तो z² अपॉन 2, जब z³ को इंटीग्रेट करेंगे z4 अपॉन 4, z² को इंटीग्रेट करेंगे z3 अपॉन 3 प्लस c। तो बेटा इनको कैंसिल भी किया जाएगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 4 से 4 कैंसिल, z4, 3 2 = 2z³। इसको रिवर्स करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा 2 4 = 8z, 4z³, 3 2 = 6z²। ये रिवर्स प्रोसेस डेरिवेटिव का खुद बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन अलग है। अब ये बताओ, अभी इसको रिवाइज करोगे घर पे बैठ के, या अभी एमसीक्यूज कराऊं या कल एमसीक्यूज कराऊं इसके, ताकि तुम्हारे लिए रूल जहन में हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूल। हाँ, रिवीजन करके आप कल एमसीक्यूज इसके अटेम्प्ट करना साथ साथ मेरे। शाबाश। इसके रूल्स का आपने स्क्रीनशॉट जिन बच्चों ने ले लिया है, स्क्रीनशॉट जिन बच्चों ने ले लिया है, वो तमाम बच्चे जो हैं वो मुझे एक स्टूडेंट जो है वो सेंड कर दे, ताकि मैं ग्रुप पे सेंड कर दूं।